हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी विथ प्रीति। मेरा नाम भी प्रीति है, तो मेरे ही नाम से है चैनल। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, प्राचीन भारत। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है आगे। हमें आज पढ़ना है पुराण। पुराण जो है वो उसमें क्या था कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे क्रमबद्ध वर्णन जो है वो पुराण में मिलता है। पुराण हमारे 18 हैं, जिनकी रचना जो है किसने की है? लोमहर्ष ने। लोमहर्ष किए हैं या फिर उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, उन्होंने रचना की है पुराण की। पुराण में क्या था कि जैसे वेदों के लिए शूद्र और महिलाएं न सुन सकती थी वेद, ना ही उन्हें पढ़ने की अनुमति थी। तो लेकिन जो पुराण थे वो स्त्री भी सुन सकती थी और शूद्र भी सुन सकते थे। अब देखते हैं हमारे पास कुछ मुख्य पुराण हैं जो कौन से वंश में कौन से पुराण लिखे गए। ये देखिए, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश में लिखा गया था। मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सतवाहन वंश में लिखा गया था। सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश में लिखा गया था। अग्नि पुराण किस लिए इम्पोर्टेंट है? अग्नि पुराण काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ जो है कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है हमें। अब आ जाते हैं हम कि हमारे पास और क्या क्या स्रोत थे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो बौद्ध ग्रंथ में क्या मिला? बौद्ध ग्रंथ का जो जातक है, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। और एक उसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कथावस्तु। कथावस्तु जो है वो हीनयान शाखा का ग्रंथ है। इसमें क्या मिलता है हमें? बुद्ध के जन्म से संबंधित जीवनी मिलती है हमें बुद्ध की। यही सब जानकारी मिलती है बुद्ध की। और बुद्ध कहाँ क्या पैदा हुए, कहाँ रहे, कहाँ कहाँ घूमे, उन सब के बारे में पता चलता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्रोत है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में क्या मिला हमें? कल्पसूत्र। अच्छा, जैन ग्रंथ जो होते हैं, जो भी जैनों में जो ग्रंथ होता है उसको जैन साहित्य को जो बोलते हैं, जैन साहित्य को बोलते हैं आगम। इसमें क्या मिला हमें? इसमें भी वही जैन ग्रंथ में एक है भगवती सूत्र, जिसमें हमें महावीर स्वामी के बारे में उनकी जो भी जीवनी है, समकालिकाओं के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अब आते हैं हम अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। कौटिल्य किस समय थे? कौटिल्य को कहें तो उनका एक नाम था विष्णुगुप्त भी। कौटिल्य को कहें तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य का, मौर्य युग में जो भी चीज़ें थी, कैसा समाज था, संस्कृति कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी मौर्य समाज की, उसका बहुत ही अच्छा विवरण मिलता है हमें अर्थशास्त्र में। जिसमें 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं और जिसके अनुवादक हैं, अर्थशास्त्र के अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री हैं अनुवादक किसके? अर्थशास्त्र के। अब देखते हैं कल्हन। कल्हन ने राजतरंगिणी किताब की रचना की। इसमें क्या मिलता है? इसमें हमें मिलता है शुरू से कश्मीर में जितने भी शासक हुए हैं, जो पहला शासक था वहाँ से शुरू करके 12वीं शताब्दी तक जितने भी कश्मीर में शासक हुए हैं उन शासकों का वर्णन मिलता है। चचनामा में क्या मिलता है हमें? अली अहमद इसके लेखक हैं और ये सिंध विजय वृत्तांत इसमें लिखा गया है। सिंध से जो विजय हुई थी हमारी, उसके बारे में लिखा गया है किसमें? चचनामा में। तीसरा, अब आगे देखते हैं अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो है वो सबसे पहली पुस्तक है जो संस्कृत में लिखी गई थी। संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये अष्टध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टध्यायी के लेखक है पाणिनि। लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था अष्टध्यायी में। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है हमें? मौर्य के पहले का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? अष्टध्यायी में। पतंजलि क्या था?
पतंजलि की पुस्तक थी महाभाष्य। महाभाष्य जो है इनकी पुस्तक थी। और ये थे कौन? ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो अब पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, तो इस बुक में हमें क्या मिलेगा? पुष्यमित्र शुंग का जो भी समाज और संस्कृति था शुंग वंश का, उसी के बारे में जानकारी मिलेगी पतंजलि में। अब देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी कौन कौन सी है। सबसे पहले आता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने चुना है। सब कुछ क्यों पढ़े हम, जब हमें सिर्फ पास ही होना है पीटी में, तो सब कुछ हम क्यों पढ़े? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में तो सब जानते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आया किसमें था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के का जो भी समाज था, संस्कृति था, कैसे लोग थे, कहाँ से व्यापार होता था, सब कुछ उसके बारे में इंडिका से हमें जानकारी मिल जाती है। अब देखते हैं विदेशी यात्री थे टॉलेमी। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर पूछ ले तो फिर टॉलेमी जो था वो 2nd सेंचुरी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी उसने। दूसरा कौन सा है? प्लिनी, इसने 1st सेंचुरी में नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी है नहीं हमारे पास, लेकिन ये 18th सेंचुरी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने भारत के जो भी बंदरगाह थे उस समय उनके बारे में इसने अपनी पुस्तक में लिखी। जो भी था ये उसने अपनी पुस्तक में लिखी। व्यापारिक वस्तुएं जो थी भारत की, बंदरगाह कौन कौन से उस समय थे भारत के, उसके बारे में इसने अपनी पुस्तक, इसमें इस पुस्तक में लिखा गया है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। अब देखते हैं चीनी यात्री जो आए भारत, उन्होंने उसमें से कौन कौन आया। सबसे पहले हम देखेंगे फाहियान को। फाहियान आया था चंद्रगुप्त II के समय में, ठीक है। ये 14 साल तक भारत में रहा और इसने मध्य प्रदेश के बारे में अपनी किताब में लिखा। और उसके अपनी किताब में लिखा, इसने बताया कि मध्य प्रदेश की जो जनता थी वो बहुत ही सुखी और समृद्ध थी। दूसरे आते हैं हुएंगसांग। हुएंगसांग आए हर्षवर्धन के समय। ये 15 साल तक भारत में रहे और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। इनका जो यात्रा वर्णन है वो इस पुस्तक में लिखा गया है, सी यू की पुस्तक में उन्होंने अपनी यात्रा वर्णन लिखी। हुएंगसांग आए किस लिए थे भारत? वो आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बुद्ध से संबंधित जो भी उन्हें मिले वहाँ पर उसको एकत्र करके चाइना ले जाने के लिए आए थे। जब हुएंगसांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे उस समय जो कुलपति थे नालंदा के वो थे शीलभद्र। उस समय कुलपति कौन था? शीलभद्र था नालंदा का। चलिए अब देखते हैं चीनी यात्रियों के बाद हम देखते हैं कि अरबी लेखकों में कौन कौन आया था भारत। एक था अल-बरूनी जो आया था तुर्कमेनिस्तान से। उस समय ये अभी मॉडर्न समय में उसको तुर्कमेनिस्तान बोलते हैं, पहले बोलते थे ख्वारिज़म खीव, जहाँ से ये आया था अल-बरूनी। उसकी किताब थी किताब उल हिंद। उसके बाद आया था इब्न बतूता, ये आया था 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसकी पुस्तक थी रहला। तो इसने वही तुगलक वंश के बारे में, क्या उसमें समाज संस्कृति कैसा व्यापार था वहाँ पे, उसके बारे में इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में लिखी। अब देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है हमारे पास। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के जो जनक हैं या फिर ये कहें कि पितामह कहें तो वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब देखते हैं आगे, देखते हैं 1400 ईसा पूर्व में बोगजगोई, जो कि कहाँ है? एशिया माइनर में है। वहाँ का जो अभिलेख मिला हमको बोगजगोई, उसमें हमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के बारे में लिखा हुआ मिला। इसका मतलब है कि जो भी जिसने भी ये अभिलेख लिखवाया वो इंडिया का, भारत का जो वैदिक समाज था उसके बारे में जानकारी थी उसको। हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिलता है हमें? एरर अभिलेख से मिलता है, जो
भानुगुप्त शासक के टाइम में लिखा गया था। हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। रेशम बुनकर की जानकारी मंदसौर अभिलेख से। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में पूरा पाषाणकालीन है, बुर्ज होम या नौ पाषाणकालीन है? मुझे लगता है कि नौ पाषाणकालीन पूरा स्थल है बुर्ज होम, जिससे हमें गर्तवास की जानकारी मिली। जिसमें अंदर जाने के लिए गड्ढा घर होता था, जमीन के अंदर लोग गड्ढा करके रहते थे और उसमें जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियां भी बनवाई हुई थी। तो वहाँ क्या मिला हमें कि जो भी जिसका वो घर होता था उसमें जो लोग रहते थे, अगर वो मर जाते थे तो उनके साथ उनका जो भी पालतू जानवर होता था, उस समय तो शायद कुत्ते होते थे, तो कुत्तों को भी उनके साथ दफनाया जाता था। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सबसे पहले यवन शासकों ने शुरू किया था। अरिकमेरु जो कि पौंडीचेरी में है, उसमें वहाँ से हमें रोमन सिक्के मिले। इससे ये पता चलता है कि भारत का व्यापार रोम से भी होता था। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्यों के द्वारा जो भी घटनाएं हुई उसका कुछ लिखित विवरण नहीं है हमारे पास। आद ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण तो है, मनुष्य के द्वारा जो भी घटनाएं हुई, जो भी व्यापार, समाज, संस्कृति जो भी था उसका लिखित विवरण तो है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा सका, वो अभी तक वो लिपि डिकोड ही नहीं हुई है। तीसरा है इतिहास। इतिहास में क्या है कि जो भी मनुष्यों के द्वारा जो लिखित विवरण है वो हमें लिखित रूप में उपलब्ध है और वो पढ़े भी जा सकते हैं। ठीक है, जो होमो सैपियंस थे उनका धरती पर आगमन हमें लगता है, मैं कहूँ कि अगर 40,000 साल पहले हुआ था। पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उनका काम सिर्फ था शिकार करना और उसको पका के खा जाना। वो घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह गए, वहाँ शिकार मिला, शिकार की, खाया और फिर वहाँ से चल दिया। रॉबर्ट ब्रूस फूड जो थे उन्होंने 1863 ईस्वी में सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। ठीक है, तो सबसे पहले यूज किया गया धातु कौन सा था? तांबा था। मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले बनाया गया औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। ये सब तो पता ही है सबको। पल्लावरम नामक स्थान पे सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन कलाकृति मिली है हमें। 9 पाषाण काल देखेंगे, इसमें पहिए की खोज हुई। अस्थाई निवास, अब लोगों ने क्या किया कि अब एक अस्थाई निवास बना करके उन्होंने रहना शुरू कर दिया। हम ये कहें कि उन्होंने एक सोसाइटी बसाने की कोशिश की और कृषि का आविष्कार किया। अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक जगह रहोगे तो आपको खाने के लिए तो चाहिए, और वहाँ का जो भी नेचुरल वेजिटेशन था वो कुछ समय में तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो उन्होंने कृषि का आविष्कार किया कि अब हम यहाँ रहेंगे, कृषि भी करेंगे, ताकि जो भी उनके खाने की नीड हो वो सब पूरी होती रहे। और उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पालतू किसको बनाया था? कुत्ते को। मेहरगढ़ में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कोलदिवा से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले जिस फसल का साक्ष्य मिला है वो था गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो जो था वो भारतीय इतिहास का सबसे पुराना नगर है। मानव अस्थि पंजर जो है वो मध्य पाषाण काल से ही मिलने लगे थे हमें। श्वेतभ्रू गिबन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। श्वेतभ्रू गिबन जो है वो असम में है और ये सबसे प्राचीनतम मानवाब कपि है। इनाम गांव जो है वो ताम्र पाषाण युगीन इनाम गांव है और यह जोरवे संस्कृति से संबंधित है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख। कौन कौन सा अभिलेख है जो इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जाम में।
पहला हम देख लेते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें भारतवर्ष के बारे में सर्वप्रथम जिक्र हुआ था। कलिंग राजा खारवेल, कलिंग तो सबको पता है कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा को बोलते हैं कलिंग। कलिंग राजा खारवेल के समय में लिखा गया था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के समय में लिखा गया था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय। प्रयाग स्तंभ लेख का किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख किसने बनवाया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। मंदसौर अभिलेख मालवा के शासक यशोवर्मन ने। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार के राजा भोज ने। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय में। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन के समय में। पंचायतन एक शब्द है जो मंदिर रचना शैली से जुड़ा हुआ है। मंदिर पंचायतन शब्द में क्या होता है, एक जो मेन मंदिर होता है उसके चारों साइड 4 मंदिर बने होते हैं, उसको बोलते हैं पंचायतन मंदिर शैली। अगर इस टाइप का आपको कहीं भी दिखे कि एक मेन मंदिर है, उसके चारों साइड मंदिर बने हुए हैं, यानी कि वो मेन मंदिरों से घिरा है, तो उसको बोलेंगे पंचायतन मंदिर रचना शैली। आगे देखते हैं स्टूडेंट, प्राग ऐतिहासिक काल इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि भीमबेटका गुफाओं में जो भी शैल चित्रें मिली थी वो प्राग ऐतिहासिक काल में ही मिला था हमें। नर्मदा घाटी से हमें क्या मिला, मनुष्य संबंधी प्रथम प्रमाण जो भी था वो नर्मदा घाटी मतलब एमपी से मिला हमें। रिजले कौन थे, भारतीय नागरिक सेवा के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। तो रिजले ने क्या किया था, भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कल के लिए देखते हैं क्या करना है। कल हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होगा, सिंधु सभ्यता। तब तक के लिए सी यू, बाय, थैंक यू। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।